हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी यहाँ पे करते हैं। तो यूजीसी नेट दिसंबर के लिए आपके फॉर्म के डेट भी आ गई है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए और साथ ही एग्जाम की डेट भी पता लग गई है, 6 दिसंबर से 22 दिसंबर। ठीक है, तो उसको देखते हुए टाइम अब इतना ज़्यादा नहीं है कि आप एक एक थ्योरी कॉन्सेप्ट को आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ पाएँ। जो चीज़ें डिटेल में पढ़ने की है उनको पढ़िए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप पीवाईक्यूज़ के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका लर्निंग थ्योरीज यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि पीवाईक्यूज़ आपके 2023 के हैं और साथ ही में हम इनका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ कवर हो जाएगा और इसके अलावा इसी के मतलब इसी लर्निंग थ्योरी से ही आपको एक वीडियो और मिलेगी, क्योंकि इसमें तो सारे 2023 के क्वेश्चन हैं, लेकिन जितने मैक्सिमम क्वेश्चन जो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे आए थे वो सारे मैं यहाँ पर कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो एक वीडियो और हम लेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखा करिए, लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे PDF वगैरह आपको दे दी जाती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि लर्निंग होती क्या है। तो चलो डेफिनेशन के माध्यम से इसको समझिए, क्योंकि डेफिनेशन से ही आपके जो इसमें स्टेटमेंट दिए होते हैं उन्हीं से स्टेटमेंट के सवाल बनते हैं। ठीक है, जो इसमें टर्म्स आते हैं इन कीवर्ड्स को आप ढूंढने की कोशिश किया करिए, चाहे परिभाषाएं पढ़ें, उस कॉन्सेप्ट को समझें, तो उसमें से कीवर्ड को निकाला करिए और फिर जो है आप स्टेटमेंट के सवाल करें, असर्शन रीजन के करें, वो सवाल आपके यहीं से बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन अगर हम देखें तो लर्निंग क्या होती है, अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। ठीक है, स्थायी परिवर्तन की ही बात हो रही है जो व्यवहार में आपके होगा। किसके द्वारा होगा? अभ्यास के या अनुभूति के अनुसार, है ना। मतलब परमानेंट चेंज होगा और आपका बिहेवियर में परमानेंट चेंज होना ही ज़रूरी होता है लर्निंग के लिए। गेट्स ने क्या परिभाषा दी? गेट्स और इनके साथ के सहयोगियों ने अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है ना। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। हमेशा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर की बात की जाती है, किसके किसके थ्रू? एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग में आपको 4-5 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें कि आपका इंस्ट्रक्शन और आपका आता है कंडीशनिंग, ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन। इसके बारे में मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में डिटेल वीडियो सारी दे दी हैं, प्लेलिस्ट उसकी अलग है दिसंबर 2023 करके, तो उसमें आप देख लीजिएगा। ये सारे टर्म्स समझने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब स्टेटमेंट के सवाल बनते हैं तो इन टर्म्स का समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सीखने के जो सिद्धांत थे इसकी 2 श्रेणियाँ बनाई गई थी। कौन कौन सी है? एक व्यवहारवादी सिद्धांत है और एक है ज्ञानात्मक जो है अधिगम सिद्धांत। तो व्यवहारवादी सिद्धांत क्या कहता है? इसमें इसी को ही संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? उद्दीपन और अनुक्रियाओं के साहचर्य से उसके व्यवहार में, मतलब लर्नर के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो इसके अंतर्गत आता है। तो व्यवहार में परिवर्तन आएगा। ठीक है, उद्दीपन और अनुक्रिया। उसके बाद आता है ज्ञानात्मक की। अगर हम बात करें तो ज्ञानात्मक में क्या आता है कि सीखने के उद्देश्य, सीखने की प्रक्रिया में सीखने के उद्देश्य क्या है, समझ क्या है, सोच की भूमिका क्या है, इन सारी चीज़ों पर जोर दिया जाता है। मतलब जहाँ अगर बुद्धि से संबंधित बातें की जाए, मानसिक क्षमताओं की बात की जाए, वो आपकी ज्ञानात्मक से या संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो एक होती है बिहेवियरिस्ट और एक होती है कॉग्निटिव। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी थ्योरीज हैं वो देख लीजिए। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत, इसमें आता है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। यह थॉर्नडाइक की थ्योरी को संयोजनवाद, कनेक्शनिज्म, बॉन्ड थ्योरी, ट्रायल एंड एरर, इन सब नामों से भी जाना जाता है। और स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, मतलब ये होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर इनसे सवाल आपके बनते हैं। थॉर्नडाइक की थ्योरी से आपके जो सिद्धांत हैं इसमें आपके प्राथमिक नियम और गौण नियम पूछे जाते हैं। ठीक है, अधिगम का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है ये जीन पियाजे का आता है। जीन पियाजे की जो थ्योरी है इसमें आपको 4 अवस्थाएं बताई गई थी, इसलिए इसको अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, कभी आपको पूछा जाए कि संज्ञानात्मक मतलब संज्ञानात्मक सिद्धांत या इसके अलावा अवस्थाओं का सिद्धांत किसके जो है मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो जीन पियाजे थे इन्हीं को। तो इन्होंने अवस्थाएं कितनी बताई थी? 4 बताई थी, जिसमें आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर के बाद प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और उसके बाद लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशन। इसके बाद में ये सारी चीज़ें मैंने आपको जीन पियाजे की थ्योरी में बताया था। ठीक है,
अधिगम के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में वाइगोत्स्की की थ्योरी आती है और बंडूरा का। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं और आपका बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई जिनसे कि सवाल आते ही आते हैं। वाइगोत्स्की की थ्योरी से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें आते हैं, सवाल जो अभी पूछे गए थे। इसमें आपके 2 टर्म्स ज़्यादा आते हैं, क्या क्या, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो ये सवाल ज़्यादा बनते हैं इनकी थ्योरी में से। अभी आप सवाल देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। और आज की वीडियो के अलावा एक वीडियो और आएगी आपके पास लर्निंग थ्योरीज की, जिसमें कि मैक्सिमम सवाल और होंगे किस तरह से सवाल पूछे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ आपको थ्योरी पढ़ के आप नहीं कवर कर सकते हो। अभी का समय जो है ना, आपके पास जितना भी समय मिल रहा है, तो उसमें जो आपको डिफिकल्ट लगती हैं उनको तो समझने की कोशिश करिए, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, उन्हें हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो PYQs के माध्यम से हो सकता है, तो उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करिए। ठीक है, तो मेरी स्ट्रेटजी यही है, आप लोग इसी को फॉलो करिए और यही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्राथमिक नियम के अंतर्गत नहीं आता है? प्राथमिक नियम क्या है? प्राथमिक नियम गौण नियम, ये जो है थॉर्नडाइक ने दिए थे। ठीक है, ये थॉर्नडाइक की थ्योरी से है, तो आपका यहाँ पर थॉर्नडाइक की थ्योरी है। तो इसमें देखिए प्राथमिक नियम में क्या क्या आते हैं। प्राथमिक नियम में इन्होंने 3 नियम बताए, मेजर सिद्धांत जिसको बोलते हैं। तो प्राथमिक नियम में प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। प्रभाव का नियम ये है कि जब तो ऐसा कोई काम आपको सिखाया जाता है जिसको सीखने से आपको खुशी मिले, संतोष या प्रसन्नता मिले, तब सीखना क्या होगा, सरल होगा। अगर इसी को जोर जबरदस्ती से सिखाया जाए तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ये हो जाता है प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम क्या है? जब लर्नर सीखने के लिए अपनी जो उसके सेंस ऑर्गन्स हैं और जो उसके जो फिजिकल जो है बॉडीज़ है वो उतनी ही एक्टिव हो, सीखने के लिए तैयार हो, तब सीखना क्या होगा, तेज गति से होगा। अगर वो शारीरिक रूप से सही नहीं है, बीमार है, कुछ है, तो क्या होगा, तत्पर ही नहीं है ना, उसका ध्यान तो कहीं और है, तब क्या होगा, तत्परता का नियम यहाँ पर नहीं लगेगा। वो तैयार ही नहीं है चीज़ों को, तो वो अडॉप्ट कहाँ से करेगा। अभ्यास का नियम, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच परिवर्तनीय संबंध। जैसे कि अभ्यास का नियम मैथ्स के लिए बहुत लागू होता है। मतलब जैसे कि आप जब DI के सवाल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अभ्यास के द्वारा आपकी वो चीज़ में पकड़ मजबूत होती है। ठीक है, तो ये हो जाता है अभ्यास का नियम। अब देखिए, अब ये गौण नियम है। ठीक है, वो तो थे प्राइमरी लॉज, ये है आपका सेकेंडरी गौण नियम जिसको बोलते हैं। इसमें आता है बहु अनुक्रिया का नियम, और इनसे सवाल आए हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा, चाहे तो इनको लिख लीजिए। बहु अनुक्रिया या लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। इस नियम के अनुसार परिस्थिति में प्राणी तब तक एक के बाद एक अनुक्रियाएं करता रहेगा जब तक कि उसे वांछित सफलता नहीं मिल जाती है। ठीक है, तो मल्टीपल रिस्पॉन्स, इसको ऐसे याद रखिए। मेंटल सेट क्या है, मतलब सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति के समग्र दृष्टिकोण या मनोवृत्ति से निर्देशित होती है। प्राणी मतलब उस कार्य को तो अच्छे ढंग से करेगा जिसको करने के लिए वो तत्पर है, मतलब उसका विचार है, उसका इंटरेस्ट है। आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इसके अनुसार प्राणी सीखने की परिस्थिति में कुछ संगत और कुछ असंगत तत्वों को पहचान कर केवल जो संगत तत्व है, सुसंगत है, उनके ही प्रति अपनी अनुक्रिया करता है। तो मतलब पार्शियल, वो दोनों ही तत्वों के लिए उतना ही जो है केयरफुल नहीं है। एनालॉगी, सादृश्यता का नियम। सादृश्यता मतलब समरूप है ना, मतलब नई परिस्थिति में उसी प्रकार की अनुक्रियाएं करता है जिस पर कि जैसे कि लगभग समान या सादृश्य परिस्थिति में पहले वो कभी किया था और उसको उसमें सक्सेस भी मिल चुकी है। तो अब जो कोई अगर सिचुएशन आएगी तो उस समय भी वो वैसे ही करेगा। ठीक है, साहचर्यात्मक रूपांतरण, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसके अनुसार संवेदनशील परिस्थिति से जोड़कर प्राणी से कोई भी अनुक्रिया कराई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर संवेदनशील परिस्थिति का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो जाती हैं चीज़ें जो आपकी इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो इंग्लिश में भी मैं ध्यान करके दिलवाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब आपका क्या है, प्राथमिक नियम के अंतर्गत नहीं आता है ना, इस वर्ड को ध्यान से पढ़ा करिए। तो यहाँ पर प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये आपको याद हो गए। यहाँ पर मल्टीपल रिस्पॉन्स किसमें था, सेकेंडरी लॉज में था। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट के सवाल हैं, 2 स्टेटमेंट दिए हैं जिसमें कि ये कह रहा है कि इन लर्निंग लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स मीन्स एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ए न्यू सिचुएशन। न्यू सिचुएशन की बात कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेज, मतलब मल्टीपल रिस्पॉन्स में न्यू सिचुएशन तो नहीं आती है, वहाँ तो क्या होता है, बार बार अनुक्रियाएं की जाएंगी जब तक कि सफलता ना मिल जाए। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये वाला फॉल्स हो जाएगा, है ना। लॉ ऑफ एनालॉजी की बात कर रहा है इसमें, व्हेन एन इंडिविजुअल इज कन्फ्रंटेड
with a new situation. He responds a variety of ways before arriving at the correct response. ये तो कब था, जब हम मल्टीपल रिस्पॉन्स की बात करते थे। तो लॉ ऑफ एनालॉजी में क्या कहता है कि समान परिस्थितियां होने पर उन्हीं क्रियाओं को दोहराएगा जैसे कि वो पहले कभी कर चुका है ना, उसके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आई थी और वो कर चुका था, मतलब दोनों ही फॉल्स हैं, ठीक है, टैली नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाता है। अब देखिए अगला है स्मरण, समस्या समाधान और निर्णय सहित विचार प्रक्रिया निर्माण से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र क्या कहलाता है, जहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, डिसीजन मेकिंग की बात हो, तो वो वहाँ पर आप कैसे करोगे, कॉग्निशन के द्वारा, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के द्वारा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, राहुल टेक्नोमेट्री से संबंधित गणित की कुछ समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहा था। उसने अनेक बार प्रयास किया लेकिन वो क्या है, सक्सेस नहीं रहा। तो उसके शिक्षक ने उसकी सहायता की और जिससे कि सही अप्रोच के अनुसरण करने का मार्ग प्रशस्त किया और फिर समस्याओं के समाधान में सफल रहा। ये किसका एक उदाहरण है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका किससे है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया था, वाइगोत्स्की की थ्योरी से है ना, ZPD की बात करता है। यहाँ पर क्या होता है, ZPD और स्कैफोल्डिंग, वाइगोत्स्की की थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये 3-4 टर्म्स हैं जो वाइगोत्स्की की थ्योरी में आपसे पूछे जाते हैं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, जिसमें कि बच्चे की जो खुद की क्षमता है, योग्यता है, उसके अनुसार वो किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को करने की कोशिश करता है, लेकिन एक कुछ समय के बाद ऐसा समय आता है कि वो उस अपने हिसाब से नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर उसको अपने से ज़्यादा जानकार, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब मोर नॉलेजेबल अदर मतलब कोई भी हो सकता है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, उसके जो सीनियर्स हो सकते हैं, कोई भी जो उसकी हेल्प कर सकें उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को करने में, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी मदद लेगा। अब ये जो क्षेत्र होता है ना, एक कि यहाँ पर वो खुद से कर रहा था, यहाँ पर उसने हेल्प ली, तो ये जो यहाँ का जो स्पेस होता है यही आपका ZPD होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हो जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, किसकी थ्योरी में है, वाइगोत्स्की की थ्योरी में है। 2023 में बहुत सवाल पूछा गया है ना, इस तरह के सवाल बहुत आए। उस स्टिमुलस को किस रूप में जाना जाता है जिसको वांछित व्यवहार के लिए किसी भी अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, जहाँ पर डिजायर्ड बिहेवियर की बात नहीं मतलब हो रही है, जहाँ पे वांछित व्यवहार के लिए किसी भी अनुकूलन की आवश्यकता ना हो, तो इसको अनकंडीशनल स्टिमुलस कहेंगे, ठीक है। तो अनकंडीशनल मतलब इसी को नेचुरल स्टिमुलस भी कह सकते हैं, कि जो नेचुरली हो रहा है उसके लिए कोई भी बिहेवियर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल चीज़ नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर है अगला क्वेश्चन है, एक बालक सर्वप्रथम विविध वस्तुओं जैसे कि पुरुषों, महिलाओं, पशुओं, पक्षियों के बाद एक क्या डिफ्रेंशिएट कर पाना सीखता है। अब इसमें वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट निर्मित करके इन विभेदित अवधारणाओं को एक कर देता है। जैसे कि उसने जाना कि यहाँ पर मतलब जो उसने देखा कि एक डॉग है, उसने देखा 4 जो है उसके टांगे हैं, एक पूंछ होती है, ऐसे ही उसने गाय को देखा है ना, तो उसने ये चीज़ मान लिया, उसने ये नहीं विभेद किया कि मतलब इसमें कुछ फ़र्क है या ये है, तो उसने ये जाना कि ये हाँ सब 4 पैर के ही हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये क्या होता है आपका, ये जनरलाइजेशन का होता है। जनरलाइजेशन का टर्म्स हम और एक जगह कहाँ पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं रिसर्च में भी, है ना, जिसमें क्या होता है जब हम सैम्पलिंग की बात करते हैं, है ना, तो वो हम रिसर्च में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है, चार्ल्स जूट के द्वारा प्रस्तुत सामान्यीकरण के सिद्धांत के अनुसार स्थानांतरण समान स्थिति संबंधी पृथक तथ्यों के बजाय सामान्यीकरण के रूप में होता है, ठीक है, मतलब शिक्षार्थी द्वारा स्थापित किए गए और समझ किए गए सिद्धांत या नियम इन्हें इनके अनुप्रयोग में अन्य स्थितियों में सीखने में मदद करते हैं। जैसे कि आपने अल्फ़ाबेट सीखा ABCD करके, फिर आपने और चीज़ें सीखी, फिर उससे मतलब वर्ड मीनिंग सीखी, सिनोनिम्स एंटोनिम सीखे, अब आपने क्या हुआ उनको एक जो है मतलब सेंटेंस बनाना भी सीखा, तो इस तरह से क्या है जनरलाइजेशन किया है ना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपकी जनरलाइजेशन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रेक्षण अधिगम बंडूरा के अधिगम संबंधी सामाजिक असंज्ञानात्मक सिद्धांत के परिणामों में से के इसके तत्व हैं। अधिगम बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के तत्वों को पूछ रहा है। अब इसमें देखिए बंडूरा का जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत था, इसमें इनका अटेंशन आता है, उसके बाद रिटेंशन आता है, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, ठीक है, ये इसके तत्व होते हैं, है ना। तो ये आपके किस में आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये, ठीक है, ABD और E, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक
बच्चे की क्षमता में अभिवृद्धि के लिए सही समय पर सही मात्रा में सही प्रकार का समर्थन कौन सी टेक्निक प्रदान करती है? तो ये स्कैफोल्डिंग है। किसकी थी? वाइगोत्स्की की थी, है ना, ये अभी हमने पढ़ा। तो ऐसे ही जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको इसीलिए क्वेश्चन के माध्यम से बता दे रही हूँ कि जिससे कि आपको जो है चीज़ें भी पता लग जाएं और आपके समय के अनुसार, जितना भी कम समय है ज़्यादा समय है, जैसी भी आपकी तैयारी है, तो एक कम समय में एक जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी हो। ठीक है, तो ये हो जाता है स्कैफोल्डिंग, इसी को पाड़ या मचान लगाना भी कहते हैं। पाड़ या मचान क्या होता है? जिसको किसी सपोर्ट दिया जाता है ना, जैसे कि इमारतों और बड़ी संरचनाओं की मरम्मत के लिए क्या करते हैं, जो मिस्त्री काम करता है वो क्या पाड़ बांधता है ना। तो यही हो जाता है कि सक्षमता में अभिवृद्धि के लिए, है ना, सही मात्रा में सही प्रकार का समर्थन। यही हमने जो जोन ऑफ जेडपीडी में जो हमने पढ़ा था वही चीज़ है। फिर देखिए, कौन सी विशिष्ट अनुक्रिया के सुदृढ़ीकरण के बिना निम्नलिखित में से घटित होना बताया जाता है और इसमें संसाधित की जाने वाली सूचना के तरीके में परिवर्तन शामिल प्रतीत होता है? तो किसमें होता है? यहाँ पर देखिए, ये होता है आपका लेटेंट लर्निंग में, है ना। देखिए, जब क्वेश्चन ऐसे हिंदी में ना समझ में आए ना, तो आपको इंग्लिश वाले ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना हिंदी वाली थोड़ी सी क्या होती है, बहुत ज़्यादा घुमाने वाली चीज़ें होती है, समझ में नहीं आती, क्योंकि ट्रांसलेट ही किया होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये होती है लेटेंट लर्निंग। ये किसने दी थी? टॉलमैन ने दी थी। ठीक, यहाँ पर कई सवाल आपके अंदर से भी पूछे गए हैं, जो लर्निंग थ्योरीज तो बहुत ज़्यादा हैं इसमें। तो यहाँ पर लेटेंट लर्निंग क्या होता है? व्यवहार के रूप में परिलक्षित होने से पूर्व सुप्तावस्था में रहती है, लेकिन जब उसको वैसी स्थितियाँ मिल जाती हैं, वैसी परिस्थितियाँ मिल जाती हैं, तो वही एक्टिविटी उसकी क्या होती है? दिखाई देने लगती है। तो ये हो जाती है लेटेंट लर्निंग, मतलब छुपा हुआ, अव्यक्त, है ना। यहाँ पे इसी को सुप्त अधिगम भी कहते हैं। टॉलमैन के द्वारा दिया गया था। अव्यक्त अधिगम वो है जिसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखता है, टॉलमैन के द्वारा दिया गया था, सुप्त अधिगम भी कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके टॉलमैन की थ्योरी में आती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में वयस्कों और अधिक सक्षम योग्य सहपाठियों की भूमिका, अधिक सक्षम से मतलब मोर नॉलेजेबल, या इसी को इन्होंने कहा मोर एबल्ड पियर्स, है ना, इनकी भूमिका पर बल दिया। तो ये सही चीज़ है ना, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो क्षेत्र जिसमें बच्चा बिना किसी अन्य की सहायता से अकेले ही समस्या का समाधान करता है। नहीं, ये गलत है ना। उसको सहायता के लिए जो है लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप नहीं कर पा रहा था, तभी तो इसका फोल्डिंग यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ गलत हो गई है ना, यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, कि जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क को बढ़ाने के लिए इन्होंने इसको जो है थ्योरी को बनाया था, कि मतलब उन व्यक्तियों के साथ जो अधिक कुशल हैं उनके साथ संपर्क बढ़ेगा तो बच्चे सीखेंगे और सामाजिक दायरा बढ़ेगा। इसीलिए इनकी थ्योरी को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा गया है। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? जिसमें एक बच्चा केवल अधिक कुशल वयस्क या सहकर्मी की सहायता से समस्या का समाधान करता है ना। अधिक कुशल व्यक्ति जो मतलब उससे ज़्यादा जानकार है, उसकी सहायता से समस्या का समाधान करता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो हो गया, है ना। और ये एक प्रोसेस होता है जिसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आज के कुछ क्वेश्चन। इसके अलावा एक वीडियो और मिलेगी, क्योंकि इसमें तो 2023 के सारे क्वेश्चन थे, अभी सारे नहीं हो पाए हैं, लेकिन और एक ही वीडियो में सारा कवर करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी देना है और आपको थ्योरीज भी, क्वेश्चन भी, सब चीज़ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम बाकी जितनी चीज़ें हैं वो करेंगे लर्निंग थ्योरीज की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि सारी वीडियोज़ को आप लोग देखें। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है सारी चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप जो है सफलता को प्राप्त करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।